नमस्कार। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी 25 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहले 10 प्रश्न जो हैं वो इतिहास से संबंधित हैं और अगले 15 प्रश्न जो हैं वो भूगोल से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? ए निम्न पुरापाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी नव पाषाण काल। इसका उत्तर होगा ए निम्न पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जो सबसे पुराना हिस्सा है उसे निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, उसके बाद वाले हिस्से को मध्य और उससे भी बाद वाले हिस्से को उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। और बहुत ही शुरुआत में ही मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार कर लिया था, उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इसका उत्तर होगा ए निम्न पुरापाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने किस पुस्तक की रचना नहीं की है? ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी रामचंद्रिका, डी हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचंद्रिका की रचना नहीं की है क्योंकि इसकी रचना की है आचार्य केशवदास ने। आचार्य केशवदास रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि थे, रचनाकार थे। और जो अन्य 3 पुस्तकें हैं रामचरितमानस, कवितावली और हनुमान बाहुक, इनकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। किस अधिनियम में एक सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान था? ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी 1833 का चार्टर एक्ट, डी 1853 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम में एक सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान था? सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान कब था? तो यह था 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके अंतर्गत कलकत्ता में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और सर एलिजाह इम्पे पहले प्रधान न्यायाधीश बने। कौन बने? सर एलिजाह इम्पे। कहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही थी? कलकत्ता में। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सही नहीं है? ए यह एक मातृसत्तात्मक समाज था, बी वे लोग लोहे से परिचित थे, सी राखीगढ़ ही भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, या डी चनहुदरों में कांसे की इक्का गाड़ी मिली है। सिंधव सभ्यता के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बी, सिंधव सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, यह बात सही नहीं है। वे लोग लोहे से अपरिचित थे। बाकी 3 बातें जो हैं वो सही हैं। सिंधव सभ्यता जो थी वह एक मातृसत्तात्मक समाज था, राखीगढ़ ही भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और चनहुदरों में कांसे की कागारी मिली है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक संस्कृति के बारे में क्या सही नहीं है? ऋग्वैदिक संस्कृति के बारे में क्या सही नहीं है? ए पूषण पशुओं के देवता थे, सोम वनस्पति के देवता थे, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर होगा सी, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। यह बात जो है वह असत्य है, गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह और नियोग प्रथा दोनों प्रचलित थी, जबकि पर्दा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला प्रश्न, किसने बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था? किसने बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था? तो इसका उत्तर होगा, ऑप्शन है ए राजा बिंबिसार ने, बी लिच्छवियों ने, सी राजा प्रसेनजीत ने, डी मल्लों ने। तो उत्तर है लिच्छवियों ने। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसके 8वें वर्ष में वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया, वही आज का जो हाजीपुर है, आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। कौन सा विहार दान में दिया? कुटाग्रशाला नामक विहार। अगला प्रश्न, गुप्त काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए रूपक, बी मासक, सी दिनार, डी रुपयक। तो उत्तर होगा, गुप्त काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्कों को कहा जाता था मासक। इसका उत्तर होगा बी, मासक। उन्हें मासक कहा जाता था। और जो रूपक थे वह चांदी के सिक्के थे। आज जो रुपया हम लोग कहते हैं वो यहीं से वर्ड आया है, रूपक, रुपयक।
ये चांदी के सिक्के होते थे, और जो सबसे बड़ा सिक्का होता था सोने का सिक्का, वो दिनार कहलाता था। सोने के सिक्के कहलाते थे दिनार। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह ही विश्व विजेता बनना चाहता था, और शायद इसीलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, किस शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, और इसकी आत्मकथा का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? कौन बैठा? आराम शाह। आराम शाह आराम फरमाने लगे, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? बेटे थे। कुतुबुद्दीन का ऐबक का ये बेटा था, और वही दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और कुछ समय बाद उससे भी वहाँ से अपदस्थ कर दिया गया और इल्तुतमिश बना। भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो ये कहाँ काटती है? ये काटती है, ऑप्शन देख लीजिए पहले एक बार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो भारत की मानक रेखा, मानक समय रेखा वह और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कर्क रेखा देखिए, मिजोरम, झाबन, छत्री, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों से गुजरती है, बंगाल इत्यादि राज्यों से गुजरती है। और इधर जो हमारी मानक समय रेखा है ऊपर से नीचे आती है, क्योंकि वह देशांतर रेखा है, और यह कर्क रेखा तो अक्षांश रेखा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अगला प्रश्न, कौन सी नदी गंगा से दाएं तट पर मिलने वाली नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा से दाएं तट पर मिलने वाली नदी नहीं है? ए यमुना, बी टोंस, बी सोन, सी टोंस, डी गोमती। ए यमुना, बी सोन, सी टोंस, डी गोमती। तो इसका उत्तर होगा डी गोमती। गोमती नदी जो है वह गंगा से दाएं तट पर नहीं मिलती है, वह गंगा से कहाँ मिलती है? बाएं तट पर मिलती है। देखिए, दाएं तट पर जो मिलने वाली नदियां हैं वो हैं यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा। यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा। नदी जिस दिशा में बहती है उस तरफ नदी का मुख समझ लीजिए, और तो बाएं तरफ जो होगा वो उसके बाएं तट होगा, और जो दाएं तरफ शहर होंगे या नदियाँ होंगी वो उसका दाएं तट होगा। तो गोमती किधर है? बाएं तट से मिलती है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? ए सिंधु, बी सतलज, सी झेलम, डी चिनाब। तो दुलहस्ती परियोजना जो है वह चिनाब नदी पर है, और चिनाब नदी पर अन्य भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे बगलिहार, सलाल। तो बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर हैं। ये सभी जम्मू और कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ए वेम्बनाड, बी पुलिकट, सी चिल्का, डी लोकटक। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वह है वेम्बनाड, यह केरला में बहती है। ये सबसे लंबी झील है, और जबकि चिल्का जो है वो क्या है? सबसे बड़ी झील है। चिल्का क्या है? वो सबसे बड़ी झील है। चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, और लोकटक जो है वो मणिपुर में है। तो वेम्बनाड जो है वह क्या है? वह सबसे लंबी है, और चिल्का सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। इसका उत्तर होगा डी छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है।
छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है और इसे भारत के नियाग्रा की उपाधि दी जाती है क्योंकि ये बहुत ही मनोरम है। जैसे नियाग्रा जलप्रपात जो है वह अमेरिका में और बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ पर, वैसे चित्रकूट जलप्रपात भी बहुत ही मनोरम है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदियाँ चेनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं? निम्न में से कौन सी नदियाँ चेनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं? देखिए ऑप्शन है ए रावी और व्यास, बी झेलम और सिंधु, सी व्यास और झेलम, डी रावी और झेलम। उत्तर होगा डी रावी और झेलम। रावी और झेलम जो है वो चेनाब की सहायक नदियां हैं जो कि पाकिस्तान में उससे मिलती हैं, जबकि व्यास क्या है, सतलज की सहायक नदी है। तो उस दृष्टि से ऑप्शन ए पहले ही घट गया क्योंकि व्यास सतलज की सहायक नदी है और सिंधु अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, उसमें जाकर ये सारी नदियाँ मिल जाती हैं, तो बी ऑप्शन भी नहीं रहेगा। अब बचा व्यास और झेलम। अगर व्यास के बारे में आपको पता है केवल कि वह सतलज की सहायक नदी है तो आप ऑप्शन के आधार पर भी छांट सकते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ए भोपाल, बी देहरादून, सी नई दिल्ली, डी अल्मोड़ा। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वह कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। और देहरादून में जो है वह क्या है? वह एकेडमी है जहाँ पर कि आईएफएस लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है। आईएफएस ऑफिसर्स की, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? ए कपास, बी चांदी, सी जिंक, डी जूट। तो इसका उत्तर होगा ए कपास। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? ए गुड़गांव, बी पेरिस, सी बीजिंग, डी वाशिंगटन। ए गुड़गांव, बी पेरिस, सी बीजिंग, डी वाशिंगटन। तो इसका उत्तर होगा ए गुड़गांव। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय गुड़गांव में है। भारत सरकार ने इस संगठन की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसलिए इसका मुख्यालय भी भारत में है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए कवारती, बी आंद्रोत, सी मिनिकॉय, डी अमीन दीवी। ए कवारती, बी आंद्रोत, सी मिनिकॉय, डी अमीन दीवी। तो इसका उत्तर होगा बी आंद्रोत। बी आंद्रोत। अभी न्यूज में भी यह क्षेत्र रहा है लक्षद्वीप समूह, आंद्रोत इसका उत्तर होगा। और कावारती द्वीप जो है वहाँ पर इसकी क्या है, राजधानी कावारती है। और मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है और अमीन द्वीप उत्तरतम द्वीप है, यानी सबसे उत्तर में अमीन द्वीप और सबसे दक्षिण में है मिनिकॉय। नीचे और दूर बढ़ने पर मालदीव मिल जाता है, तो मिनिकॉय माँ से मालदीव याद रख सकते हैं नीचे। और ऊपर में है अमीन द्वीप, तो अमन की शांति के लिए भारत का यह क्षेत्र है, तो इसे अमीन द्वीप उत्तरी द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप है। और आंद्रोत जो है वह क्या है, वह सबसे बड़ा है। आंद्रोत दैत्य के जैसा बहुत बड़ा है आंद्रोत। अगला, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित भारतीय परियोजना है। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित भारतीय परियोजना है, कौन सी परियोजना है? ए भाखरा नांगल परियोजना, बी दामोदर घाटी परियोजना, सी नर्मदा घाटी परियोजना, या डी हीराकुंड परियोजना। इसका उत्तर होगा बी दामोदर घाटी परियोजना। इसका उत्तर क्या होगा? बी दामोदर घाटी परियोजना। जब भारत में नदी घाटी परियोजनाओं की परिकल्पना की गई तो तत्कालीन सरकार के सामने एक जो आदर्श एक मॉडल परियोजना थी वह थी अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना, और उसी की तर्ज पर भारत में भी दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना लाई गई।
अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए भील, बी संथाल, सी मुंडा, डी बोडो। तो इसका उत्तर होगा भील, भील जनजाति। ए भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? गोवा कब स्वतंत्र हुआ? ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1961 में या डी 1971 में। तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर, गोवा, दमन दीव इत्यादि क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। जनता के दबाव से और भारत सरकार के दबाव के बाद यह क्षेत्र मुक्त हुआ, गोवा आज़ाद हुआ। और यह तिथि थी कब? 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह है? निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस या डी मंगल। ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस या डी मंगल। तो इसका उत्तर होगा डी, मंगल जो है वह पार्थिव ग्रह है। देखिए, पार्थिव ग्रह जो है वह 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पार्थिव का अर्थ हो पृथ्वी से मिलता जुलता, पृथ्वी जैसा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो पार्थिव ग्रह है। और इनका आकार क्या है? वो छोटा है अन्य ग्रहों की अपेक्षा, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम होती है, जिसके कारण यहाँ गैस और धूलकण की अधिकता नहीं होती है। जो बाकी दूसरे ग्रह हैं वहाँ पर क्या है? वहाँ पर गैस और धूलकण की बहुत अधिकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक है। इससे गैस को भी वो अपने वायुमंडल में रोके रखने में समर्थ होते हैं। अगला प्रश्न, रुडोल्फ झील किस देश में है? रुडोल्फ झील किस देश में है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी तंजानिया, डी केन्या। तो रुडोल्फ झील कहाँ है? वह है केन्या में। रुडोल्फ झील कहाँ है? वह केन्या में है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा। और फिर मैं अगले प्रश्न के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।